नमस्कार, निकष पे आपका स्वागत है। तो भारत के प्रतिनिधि साहित्यकार प्रेमचंद का आज जन्मदिन है, तो आपकी पुण्य स्मृतियों के समक्ष श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे दोस्तों, इतिहास और साहित्य में कभी कभार ही ऐसी प्रतिभाएं जन्म लेती है जो अपने युग को नई दिशा की तरफ मोड़कर विकास के नए क्षितिजों की तरफ ले जाती है। कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं कि प्रेमचंद एक ऐसे प्रादीप कलाकार हैं जिन्होंने अपने समय की सीमाओं और संभावनाओं को पहचानने का प्रयास किया था और इन संभावनाओं को, इन सीमाओं को नए निष्कर्षों और नए आयामों से जोड़ देने का भी उन्होंने प्रयास किया था। तो कफन, पूस की रात, ईदगाह, पंच परमेश्वर, सदगति आदि आपकी प्रमुख कहानियां हैं। तो गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि आपके प्रमुख उपन्यास हैं। तो इनके अलावा आपने कई नाटकों का सृजन किया है, कई निबंधों का सृजन किया है और कई फिल्मों के लिए आपने पटकथाएं भी लिखी है। तो हिंदी साहित्य के विकास में आपका ये जो अंशदान रहा है, आपका ये जो अवदान रहा है, उस संदर्भ में बढ़ा चढ़ा के मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से ये जानता है और समझता है कि हिंदी साहित्य के प्रकारांतर से भारतीय साहित्य के अंतरंग विकास में आपका ये जो योगदान रहा है कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है और कहां तक, किस अर्थ में वो सार्थक रहा है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे नए औपनिवेशिक दौर से गुजर रहे हैं। उत्तराधुनिक दर्शन के साथ, पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ हमारा ये जो रिश्ता है, हमारा ये जो संबंध है कि वो निरंतर गहरा होता जा रहा है। तो एक ऐसे मुकाम पे खड़े होकर के जब हम प्रेमचंद के बारे में सोचते हैं या उनके बारे में विचार करते हैं, तब कुछ ऐसे तथ्य बड़ी सहजता से, बड़ी स्वाभाविकता से हमारे समक्ष उभर कर आते हैं। तो उन तथ्यों को लेकर के थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूं कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को सम्मानित विधा की हैसियत प्रदान की। तो प्रेमचंद के समय में हिंदी कथा साहित्य या तो सेठों, महाराजाओं के दरबारों में घुटन का अनुभव कर रहा था, नहीं तो अय्यारी तिलस्मी वातावरण में पूरी तरह से वो संकीर्ण होता जा रहा था। तो ऐसे में प्रेमचंद ने उसे वहां से हटा करके, वहां से अलग करके और वहां से आजाद करके सामान्य जनता की आशाओं, आकांक्षाओं के साथ जोड़ने का उपक्रम किया। और दूसरे शब्दों में कह दिया जा तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी कथा साहित्य के सामने एक ऐसे नए पाठक वर्ग को, एक ऐसे नए आस्वादक वर्ग को पैदा किया और आस्वादनीयता के तथाकथित प्रतिमानों को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए उन्होंने उसे नए सौंदर्य शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया था और नए मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, जिंदगी के अहम सवालों से जुड़ी सार्थक सौदेश्य रचनाशीलता आपकी सबसे बड़ी पहचान है। रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़ी हुई सामान्य जनता की ये जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है या मूलभूत जरूरतें रहती है, उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक संदर्भों से जोड़ने का प्रयास करते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यवस्था की अमानवीयता के प्रति आवाज बुलंद करने की कोशिश की और साथ ही साथ अपने रचना कर्म को एक ऐसे विशिष्ट दायित्व बोध से संपृक्त कर देने का भी उन्होंने प्रकारांतर से प्रयास किया था।
तो दोस्तों इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद वो पहले साहित्यकार है जिन्होंने साहित्य, समाज एवं राजनीति के बीच के उस गलत रिश्ते को पहचानने का प्रयास किया था। फिलहाल उस गलत रिश्ते को लेकर के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के निरंतर हम बात करते रहते हैं, निरंतर हम चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत असल में प्रेमचंद ने ही की थी। प्रेमचंद के विचारों में क्या है कि सबसे पहले इस तरह की एक ऐसी धारणा है कि हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों अपने किसी निबंध में गुल्लम गुल्ला स्पष्ट शब्दों में उन्होंने यह बता दिया था कि सांस्कृतिक रूपांतरण के इस दौर में अगर सामाजिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना में तब्दील करने का प्रयास नहीं किया जाता तब तो भविष्य मुक्ति का नहीं बल्कि उपनिवेशन के बदले हुए रूप का होगा। आज तो हम यही देख रहे हैं, यही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने समय में जो चेतावनी हमें दी थी, आज वो चेतावनी एक भीषण सच्चाई के रूप में हमारे सामने खड़ी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के, अभिव्यक्ति के संकट को लेकर के हम निरंतर बातें करते रहते हैं, निरंतर अपनी ये जो शंकाएं है कि उनको प्रकट करते रहते हैं। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि प्रेमचंद ने ही पहली बार इस तरह की किसी शंका को हमारे सामने पेश करने का प्रयास किया था। तो प्रसिद्ध संस्कृति विशेषज्ञ फ्रांस फानन ने कहीं पे लिखा है कि उपनिवेशन की शिकार होने वाली जनता एक प्रकार की रूपांतरित जनता होती है और इस जनता की सबसे बड़ी विशेषता यह रहती है कि वो जनता कभी भी इतिहास की वस्तु नहीं बनती बल्कि हमेशा वो उसकी गुलाम रह जाती है। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि उसकी इस अवस्था से, इस स्थिति से उस जनता का मानसिक अनुकूलन, मेंटल एप्रोप्रिएशन उस हद तक होने लगता है कि ये अनुकूलन कभी भी उसे अपनी गुलामी के बारे में सोचने नहीं देता। तो इस मानसिक अनुकूलन को प्रेमचंद ने पूरी तरह से पहचान लिया था और उन्होंने अपनी रचनाओं में इसके दुष्परिणामों पर विचार करने का प्रयास किया था। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि गोदान में गोबर के माध्यम से, गोबर के चरित्र के माध्यम से उन्होंने इस मानसिक अनुकूलन को ही हमारे सामने पेश करने का प्रयास किया था। और आजकल के इस जमाने में दोस्तों हम अच्छी तरह से क्या है कि इस मानसिक अनुकूलन के विभिन्न स्तरों और विभिन्न तलों को महसूस करते रहते हैं। तो अपने समय में 1936 के आसपास उन्होंने इस मानसिक अनुकूलन को लेकर के जिस तरह से सोचने का प्रयास किया था, वैसी कोई सोच समकाल में भी पूरी तीव्रता के साथ हमें प्राप्त नहीं हो रही है। ये अवश्य हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे तो प्रेमचंद की एक विरासत हमें प्राप्त होती है, लेकिन उस विरासत में भी प्रेमचंद की तरह सोचने की शक्ति रखने वाला कोई साहित्यकार बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, बस ये कहना चाहूंगा कि प्रेमचंद एक प्रेरणा है, प्रेमचंद एक प्रतीक है और प्रेमचंद एक एहसास है। हिंदी साहित्य जब तक रहेगा तब तक प्रेमचंद की यादें उसे रास्ता दिखाती रहेंगी। बस इस विचार के साथ समेटना चाहूंगा। धन्यवाद।